नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है और व्याकरण में हमारा पहला चैप्टर ही अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। और भाषा के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और व्याकरण भी हमने स्टार्ट कर दिया है। व्याकरण का जो पहला भाग है, 4 भाग मैंने व्याकरण के आपको बताए: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो पहला जो भाग है वर्ण विचार, ये हम पढ़ रहे हैं अपने व्याकरण के खंड में। और वर्ण विचार में भी बहुत सारी चीजें हमने वर्णों से संबंधित पढ़ ली है। हमने सबसे पहले वर्णों के भेदों के बारे में जाना कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लास की जो हमने क्लास में जो भी सारी चीजें पढ़ी है, आशा करती हूँ कि आप उन्हें नोट डाउन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो व्याकरण है ये हमें भाषा को सही तरीके से पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाती है। तो जब हम वर्णों को, व्याकरण को ही अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम भाषा को अच्छे तरीके से किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से बोलना है, ये कैसे समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में पढ़ने के साथ साथ नोट डाउन भी कीजिए, लिखते भी रहिए, क्योंकि ये केवल रटने की चीज नहीं है, इसको आपने समझना भी है। तो अगर आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ भी आएंगी और एग्जाम से पहले आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार हम रिवीजन करेंगे पिछले सेशन का और फिर आगे आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो वर्ण विचार ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार अर्थात बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण कहलाती है। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे कुछ भी बात कर रही हूं तो मेरे मुंह से जो भी ध्वनियां निकल रही है, इन्हीं ध्वनियों के जो आकृतियां होती हैं, उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। या वर्ण आपको ज्यादा जल्दी से समझ नहीं आता तो हम अक्षर इसको पढ़ेंगे कि अक्षर कहा जाता है। तो वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं और इसकी परिभाषा भी हमने लिखी। फिर हमने और भी सारी चीजें आगे अपनी क्लासेस में पढ़ी कि लिखित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हर भाषा का जो वर्ण होता है, हर भाषा का जो अक्षर होता है, आप देखते हैं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में अलग वर्ण होता है, अलग शब्द होता है। किसी भी अगर हम हिंदी में अ बोलते हैं तो इसका अ हम इस तरह से लिखते हैं। इंग्लिश में अगर हम अ बोलते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो हर भाषा में जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस तरह से उर्दू, फारसी, फ्रेंच, तो जैसे जैसे भाषाएं परिवर्तित होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं, भाषाओं के वर्ण जो है वो अलग होते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, वर्ण अर्थात अक्षर। तो स्वरों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, जो स्वर होते हैं, इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसको स्वर कहा जाता है। और स्वर जो होते हैं वो हिंदी भाषा में 11 होते हैं, अ से लेकर अह तक। तो इसे स्वर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और स्वरों की अपनी मात्राएं भी होती है। और स्वर के 3 भेद हमने पढ़े थे: ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो इन जो वर्ण स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके भी हमने 3 उपभेद बताए थे। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ये संख्या में 7 होते हैं। और प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, और ये केवल एक ही होता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, ये केवल एक ही होता है, ओम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक, ये सारी चीजें भी पढ़ाई थी। और लास्ट में अयोगवाह अर्थात विसर्ग। अयोगवाह दोनों चीजों को कहा जाता है, अंग की बिंदी हो या अह की बिंदी, इन दोनों को ही अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? अभी हम स्वरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं और स्वरों के ही भेद पढ़ रहे हैं। तो स्वरों का स्वर का दूसरा भेद है व्यंजन। तो अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किस तरह से लिखेंगे इसको हम? जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से पढ़े जाते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। और इनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से न होकर मुख से, हवा से अवरुद्ध होकर बाहर निकलता है। जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं, अगर मैं आ ई ई उ, आप एक लाइन से बोल सकते हैं आ ई ई उ ए आई ओ औ, लेकिन अगर आप व्यंजन पढ़ रहे हैं तो इसमें जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं क, तो आप इसका उच्चारण में इसका जो उच्चारण है एक स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि मुख से हवा अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है, जैसे आ। रुक कर, ये मूल रूप से 33 होती है। ठीक है, ये मूल रूप से 33 होती है। ठीक है, इससे पहले भी बताया मैंने आपको कि स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और 33 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारी हिंदी भाषा में 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम आज का जो मेन टॉपिक है, मेन चीज है, हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के बच्चों मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर
व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर यहाँ व्यंजनों के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 3 भेद? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो जैसे कि आपको स्पर्श शब्द से ही समझ में आ रहा है कि स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, 33 टोटल व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। बिल्कुल ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे उस समय आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शब्दों को जब आप यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, स्पर्श अर्थात छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो जब जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, अर्थात हम कैसे बोलते हैं कि जब हमारी सांस अंदर बाहर हो रही होती है तो उसी पर हम बल लगाते हैं और उससे हम बोलते हैं। तो जब फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, आप इसको लिख भी सकते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको समझ भी चीजें अच्छे से आ जाएंगी और आप याद भी कर पाएंगे। समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, सभी को पता है गला, तालु, मूर्धा या ओठों को स्पर्श करती है। का स्पर्श करती है, उन्हें
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 25 होते हैं, ये हमने पहले ही समझ लिया। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु होती है वो हमारे कंठ अर्थात गले से, होठ से, जीवा से और तालु अर्थात ऊपर की तरफ और मूर्धा अर्थात जीभ की तरफ स्पर्श करते हुए बाहर आती है। इस तरह के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक अर्थात देखिए स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग बनाए गए हैं। यहां पर मैं आपको समझाती हूँ। स्पर्श व्यंजन जो है इनके 5 वर्ग बनाए गए हैं। 5 वर्गों में प्रत्येक जो वर्ग है उसमें 5 वर्ण हैं और हर वर्ग का जो नाम है उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। तो टोटल 25 इनकी संख्या है। एक वर्ग में 5 वर्णों को रखा गया है, ठीक है। तो क वर्ग में हर वर्ग का जो नाम है उसके पहले अक्षर के नाम पर रखा गया है। तो क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ळ। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। तो ये है आपके स्पर्श व्यंजन और यहाँ पर 5 वर्ग आप देख पा रहे हैं और पांचों वर्गों में हर एक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं और उनके पहले वर्ण के अनुसार ही उस वर्ग का नाम रखा गया है। तो बहुत आसान आपके लिए ये हो जाएगा समझने के लिए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन से शब्द स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर च छ ज झ है तो वो च के अंदर आएगा, ट ठ ड ढ में से कोई है तो वो ट के अंदर आएगा, त थ द ध में से है तो वो त के अंदर आएगा, या क ख ग घ में से है तो वो क के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह आपको ये समझने के लिए आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आप उच्चारण करके देखिए, क्योंकि इसका नाम है स्पर्श व्यंजन अर्थात इनका उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु है, वो कंठ अर्थात गले से, होठ से, जीवा से, तालु से स्पर्श होती हुई बाहर आ रही है। तो हम क, तो कहां से आवाज आ रही है? गले से। ख अर्थात मुख से और तालु से। ग कहां से आ रही है? तालु से। घ कहां से आ रही है?
गले से अर्थात कंठ से। च कहां से आ रही है? तालु से। छ तालु से। ज तालु से। झ। तो ये सारे जो शब्द हैं ये स्पर्श करती हुई जो वायु आ रही है हमारे मुंह से, उसी के कारण इनका नाम रखा गया है स्पर्श व्यंजन। तो आप लोगों को स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया होगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ तालु मूर्धा या होठों का स्पर्श करते हुए करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। हमने 3 भेद बताए, अब हम नंबर 2 भेद पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं ये पहले समझ लेते हैं। जिन व्यंजनों का, देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय बच्चों जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात सबसे पहले अंतस्थ अर्थात अंत। अंत का क्या अर्थ है? मध्य या, अंत यहां पर लिखा है मध्य या बीच, ठीक है। और फिर क्या? स्थ का अर्थ है स्थिति। तो इस तरह जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य, जो ये व्यंजन होते हैं ये स्वर तथा व्यंजन के बीच का माना जाते हैं, मध्य के माने जाते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप भी साथ साथ अपनी कॉपी में इसको लिखिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और एक महत्वपूर्ण पंक्ति आप इसके विषय में याद रखिए कि इन व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच का माना जाता है। अर्थात तो ये इन दोनों के, स्वर और व्यंजनों के बीच की स्थिति के माने जाते हैं। तो इस लाइन को भी आप लिख लीजिए। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित
माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये वर्ण स्वर तथा व्यंजनों के बीच की स्थिति माने जाते हैं, अर्थात स्वर और बीच की स्थिति होते हैं। और ये 4 होते हैं, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। तो ये कौन कौन से 4 हैं? य, र, ल और व। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। बिल्कुल अपनी कॉपी में इसी तरह लिखेंगे ताकि आपको याद ये सारी चीजें हो जाए। आगे बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन नंबर 3, व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म अर्थात क्या होता है? ऊष्म अर्थात गर्म। ऊष्म का क्या अर्थ होता है? गर्म। इन व्यंजनों के जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? उस समय मुख जो वायु है मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी कि ऊष्मा पैदा करती है और उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे श, हा। तो जब हम उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों का तो हमारी जो मुख से निकलने वाली हवा है, मुख से निकलने वाली वायु है, वो रगड़ खाती है श्वास से और इससे क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है और जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा हमारे मुंह से निकलती है और इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन इनको कहा जाता है। तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह से पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन
ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी भी जो संख्या होती है 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी भी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो हमने व्यंजनों के तीनों भेद पढ़ लिए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख अर्थात कंठ, तालु, मुग्धा, ओठों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन के उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया और संख्या भी मैंने आपको बताई थी कि इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? होती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े, अर्थात उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती और वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो हमारी आवाज आती है वो बिल्कुल एकदम गले से आती है। तो इस मुख जो जीवा होती है वो इनको बोलते वक्त मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती। य, र, ल, व। ठीक है, तो इस तरह से ये 4, ये भी संख्या में 4 होते हैं। आगे बढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजनों के बारे में भी पढ़ लिया और इनकी संख्या भी हमने जान ली। अब हम एक और चीज इसमें पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। देखिए क्या है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन, अर्थात जिसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। एक नया व्यंजन बनाते हैं। तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी संख्या में 4 होते हैं। और क्या होता है कि जब ये व्यंजन, एक जो स्वर रहित व्यंजन है और स्वर युक्त व्यंजन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया व्यंजनों के मेल से एक नया जो रूप होता है इनका
परिवर्तित हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब ये दो व्यंजन मिलेंगे तो एक नया जो है व्यंजन इसमें बनेगा। तो ये भी संख्या में, ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, श, तो बनेगा श। तो एक नया व्यंजन बना क्ष, कक्ष। ठीक है, जैसे त, र बना त्र। ठीक है, जैसे पत, ज, य बनेगा ज्ञ, यज्ञ। श, र बनेगा श्र, तो श्रम। ठीक है, इस तरह हम इन 4 जो व्यंजन है, जिसमें एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर युक्त व्यंजन, ये दो मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हमने आज जो वर्ण संबंधी यहाँ पर हमने ये पाठ पढ़ा, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो फटाफट आप भी चैट के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया है, जो भी समझ में आया है, तो आप फटाफट प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाया कि वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्ण? सबसे पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन हमने क्या कहा था कि वर्ण किसे कहते हैं के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो क्या यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं? भाषा एवं उसके रूपों को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को, शब्दों को। तो भाषा और उसके रूपों को ये तो नहीं हो सकता है। रंग को कोई भी यहाँ पर ऐसा शब्द नहीं है। शब्दों को वर्ण नहीं कहा जाता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे ही वर्ण कहा जाता है। नंबर 2 है स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर के लिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है, ये वर्णों है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को स्वर कहते हैं, या 6 वर्णों से बने शब्दों को कहते हैं, या इन सभी को कहते हैं। बल्कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही स्वर कहा जाता है, अर्थात जिसमें कोई भी हम अलग से कोई वर्ण नहीं जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, विदेशी वर्णों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी जो हमने ये दोनों पढ़े, ये तो वर्ण के बारे में था। अब यहाँ पर चूंकि व्यंजन के बारे में पूछा गया है, व्यंजन के बारे में बताया गया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को
व्यंजन कहते हैं, जिनको हम स्वर को साथ में लेकर बोलते हैं, अर्थात जैसे क। तो क जो यहाँ पर शब्द है, वर्ण है, इसको हम अ की सहायता से बोलते हैं, अ स्वर की सहायता से बोलते हैं, क धन अ। तो क्या हो गया, जब हम क का उच्चारण करते हैं तो अ का भी हमारे साथ साथ उच्चारण होता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए हैं, और कुछ और यहाँ पर प्रश्न है जो आप स्वयं से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप फटाफट से इन्हें पढ़ लीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है डैश 40, 42, 44, 33। नंबर अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 9, 10, 11, 13। तो ये आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और आप इनको करेंगे। य, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको दिए हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए होमवर्क है, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस पाठ से जुड़े हुए सारे जो टॉपिक है, हमने स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है इस पाठ से संबंधित, और पाठ से ही जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी अभ्यास के मैंने आपको दिए हैं, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।